नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल लर्न फ्रॉम होम पर। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है ये भौतिक विज्ञान के ऊपर रहने वाली है और इसमें हम लोग 2000 ईस्वी के बाद से बिहार पुलिस में आयोजित जितनी भी एग्जाम हुए हैं उसमें पूछे गए भौतिकी के सवाल को पूरी तरह से डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और आगे आने वाली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। दोस्तों चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है दोस्तों, आपसे निवेदन है कि वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये कंप्लीट रिवीजन करा देगा आपका पूरा फिजिक्स का, ठीक है। पहला टॉपिक है दोस्तों इसमें मात्रक, मापन और भौतिक राशियां। इसका पहला प्रश्न जो है ये है, किस उपकरण के उपयोग से किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट घनत्व को मापा जाता है। तो तरल पदार्थ के विशिष्ट घनत्व को मापते हैं दोस्तों हाइड्रोमीटर की सहायता से, इसको ध्यान में रखिएगा। वहीं दोस्तों फोनोमीटर जो है ये ध्वनि तीव्रता को मापता है, हाइड्रोमीटर तरल पदार्थ के विशिष्ट घनत्व को मापता है और एमीटर विद्युत धारा को मापता है। हाइग्रोमीटर वायुमंडल की आर्द्रता को मापता है। तो इन सभी को आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है। तो इसमें जो किलोवाट है यह ऊर्जा का मात्रक नहीं है। बाकी के ऑप्शंस में जो है ये किलोवाट घंटा ये ऊर्जा का मात्रक है, जूल भी ऊर्जा का मात्रक होता है और न्यूटन मीटर भी ऊर्जा का मात्रक होता है। किलोवाट घंटा जो है दोस्तों ये शक्ति का मात्रक होता है और 1 जूल के बराबर होता है 1 न्यूटन और 1 न्यूटन मीटर होता है, ठीक है। इसको ध्यान में रखेंगे आप। कुछ और भी पॉइंट्स हैं, जैसे जूल जो है ऊर्जा का जो है कार्य का SI मात्रक है। ऊर्जा की किलोवाट घंटा इकाई को विद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा मापने के लिए उपयोग किया जाता है। बिजली बिलों में इसे प्रायः यूनिट के रूप में दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, 1 जूल किसके बराबर होता है। तो 1 जूल होता है दोस्तों 1 न्यूटन मीटर के बराबर। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जूल जो है कार्य अथवा ऊर्जा का इकाई है। कोई भी किया गया कार्य 1 जूल तब कहा जाता है जब 1 न्यूटन का बल वस्तु को बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी तक विस्थापित करता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी की इकाई होती है। प्रकाश वर्ष दूरी का जो है अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है दोस्तों। एक प्रकाश वर्ष जो होता है ये 9.46 गुना 10 पे पावर 15 मीटर के बराबर होता है। और प्रकाश वर्ष निर्वात में प्रकाश के द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी के बराबर होता है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, पारसेक निम्न में से किसका मात्रक है। तो पारसेक भी जो है दूरी अर्थात लंबाई का मात्रक है और 1 पारसेक बराबर होता है 3.08 गुना 10 पे पावर 16 मीटर या फिर 3.262 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। अगले प्रश्न में दोस्तों विषम ज्ञात करना है। तो इसमें से जो विषम है ये है अल्टीमीटर। वोल्ट मीटर जो है दोस्तों ये वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं हम लोग विभवांतर को मापने के लिए। आमीटर जो है ये किसी परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा को मापता है। गैल्वेनोमीटर जो है किसी परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता करने के लिए उपयोग किया जाता है। और अल्टीमीटर जो है दोस्तों यह एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग विमान की ऊंचाई को मापने के लिए करते हैं। इसलिए जो है बाकी सारे जो है विद्युत ऊर्जा से संबंधित है, बाकी ये अल्टीमीटर जो है ये विषम है क्योंकि यह ऊंचाई को मापता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है। तो इसमें से शक्ति जो है यह अदिश राशि है। अदिश राशि वैसी राशि होती है जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, उसको अदिश राशि कहते हैं। उदाहरण के लिए बात करें दोस्तों तो शक्ति, द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा ये सभी जो है अदिश राशियां हैं। अतः शक्ति भी जो है अदिश राशि है। अगला प्रश्न है, भूकंप किस पैमाने पर मापा जाता है। तो भूकंप मापा जाता है दोस्तों रिक्टर पैमाने पर। इसको आप ध्यान में रखेंगे। भूकंप की तीव्रता की माप रिक्टर पैमाने पर की जाती है और इसकी खोज जो है अमेरिकी वैज्ञानिक थे चार्ल्स रिक्टर नाम के। इन्होंने 1935 ईस्वी में किया था। यह जो है एक लघुगणकीय पैमाना होता है जिसका पाठ्यांक 1 से लेकर 9 तक होता है
और जिस संवेदनशील यंत्रों द्वारा भूकंप तरंगों की तीव्रता मापी जाती है उसे भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ कहते हैं। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। इसके 3 स्केल होते हैं। पहला होता है रॉसी फॉरेल स्केल, दूसरा होता है मर्केली स्केल और तीसरा होता है रिक्टर स्केल। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन सी ऊर्जा की इकाई नहीं है? तो इसमें से न्यूटन जो है ये ऊर्जा की इकाई नहीं है। बाकी अर्ग, जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये ऊर्जा की इकाई है। न्यूटन दोस्तों होती है बल की इकाई। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश नहीं है? तो ये विस्थापन जो है अदिश नहीं है। अदिश राशियां वैसी भौतिक राशियां होती हैं जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, उसको अदिश राशि कहते हैं। जैसे कि द्रव्यमान, चाल, समय, दूरी, ऊर्जा आदि। सदिश राशियां वे भौतिक राशियां होती हैं जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। ये सदिश राशियां कहलाती हैं, जैसे कि वेग, विस्थापन, त्वरण आदि। तो सदिश अदिश का कॉन्सेप्ट आप एकदम क्लियर रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत शक्ति की इकाई नहीं है? तो इसमें से वाट प्रति सेकंड जो है यह विद्युत शक्ति की इकाई नहीं है। किसी विद्युत परिपथ में जिस दर से विद्युत ऊर्जा व्यय होती है उसे विद्युत शक्ति यानी इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक वाट होता है जिसको W से सूचित करते हैं दोस्तों। और 1 वाट जो होता है ये 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। 1 वाट जो है एम्पियर गुना वोल्ट के बराबर होता है। अतः हमारा जो वाट प्रति सेकंड है यह विद्युत शक्ति का मात्रक नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो प्रतिरोध की इकाई होती है ओम। ठीक है दोस्तों। किसी चालक का वह गुण जो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है प्रतिरोध कहलाता है, यानी कि रेसिस्टेंस कहलाता है। यदि किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर V वोल्ट और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा 1 एम्पियर हो तो प्रतिरोध R जो है यह विभवांतर बटा धारा के बराबर होता है, यानी कि R बराबर V/I के बराबर होता है। इसका ऐसा ही मात्रक ओम होता है और संकेत आप देख पा रहे हैं, इसको ओम कहते हैं। अगला प्रश्न है, FPS पद्धति में द्रव्यमान की इकाई क्या होती है? तो FPS प्रणाली को फुट पाउंड सेकंड प्रणाली कहा जाता है दोस्तों। इसमें जो है द्रव्यमान की इकाई पाउंड होती है। FPS पद्धति में फुट पाउंड सेकंड पद्धति कहा जाता है। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रक के लिए क्रमशः फुट, पाउंड और सेकंड का प्रयोग करते हैं। इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है। तो F हो गया दोस्तों फुट, P हो गया पाउंड और S हो गया सेकंड। तो फुट जो होता है लंबाई के लिए, पाउंड जो होता है द्रव्यमान के लिए और S यानी कि सेकंड समय के लिए होता है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, वह संख्या जिसे यूरोपीय देश मिलियन कहते हैं किसके बराबर है? तो यह दोस्तों मिलियन जो है बराबर है 10⁻6 के बराबर होता है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। वहीं बिलियन जो होता है यह 10⁻9 के बराबर होता है और 1 ट्रिलियन जो है 10⁻12 के बराबर होता है। अगला प्रश्न है हमारा, दूध की शुद्धता मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? तो दूध की शुद्धता हम लोग मापते हैं लैक्टोमीटर से। दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग होता है। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता के घनत्व की माप के रूप में करता है और इसका आविष्कार जो है डिकास नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसको आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन सी है? तो वेग जो है यह सदिश राशि है। प्रश्नगत विकल्पों में से वेग जो है यह सदिश राशि है, जबकि समय, द्रव्यमान, लंबाई अदिश राशियां हैं। वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं, अदिश राशियां कहलाती है। जैसे कि चाल, कार्य, समय, ऊर्जा, द्रव्यमान आदि। वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, सदिश राशियां कहलाती है। जैसे कि वेग, विस्थापन, बल, त्वरण, इनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी है, इसलिए ये सदिश राशियां हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा यंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? तो ये मापने वाला यंत्र होता है हाइड्रोमीटर। कुछ अन्य यंत्र और उसके उपयोग को आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। जैसे ग्रेविमीटर होता है, पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति का पता लगाने के लिए। हाइड्रोमीटर होता है द्रव का विशिष्ट गुरुत्व या आपेक्षिक घनत्व का ज्ञात करने के लिए। हाइग्रोमीटर होता है वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता की माप के लिए और हिप्सोमीटर होता है समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात करने के लिए।
हमारा अगला प्रश्न है, एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? तो ये होता है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर के बराबर, अर्थात 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर के बराबर होता है। प्रकाश वर्ष जो होता है दोस्तों, यह दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी के बराबर होता है, जो दूरी होती है 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर। एक प्रकाश वर्ष जो है मीटर में किसके बराबर होगा? तो 9.46 गुना 10⁻15 मीटर के बराबर होगा। बस 3 10 बढ़ जाएंगे दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी क्या है? तो ये दूरी है 152.1 मिलियन किलोमीटर। इसको आप ध्यान में रखेंगे। पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी 152.1 मिलियन किलोमीटर है। सूर्य सौरमंडल का प्रधान है। यह हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। सूर्य की दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो इसमें से जो ये फोन है ये ऊष्मा की इकाई नहीं है, बाकी कैलोरी, बीटीयू और जूल है। ऊष्मा जो है ऊर्जा का एक रूप होता है जो ताप के कारण उत्पन्न होती है। किसी पदार्थ के गर्म या ठंडे होने के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है उसी को ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। इसका मात्रक मुख्यतः जूल, कैलोरी और बीटीयू अर्थात ब्रिटिश थर्मल यूनिट होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वायु दाब को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो ये यंत्र कहलाता है बैरोमीटर। वायु दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है, जबकि आर्द्र एवं शुष्क बल्ब तापमापी से सापेक्षिक आर्द्रता, अधिकतम एवं न्यूनतम तापमापी से तापमान एवं वायु वेग को मापने के लिए एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो यंत्रों को आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, तापमान की इकाई निम्न में से कौन सी नहीं है? तो कैंडेला दोस्तों ये तापमान की इकाई नहीं है। तापमान को मुख्यतः केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि कैंडेला जो है प्रकाशीय तीव्रता की मूल इकाई है, यानी कि ज्योति तीव्रता की मूल इकाई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है। तो ऑडोमीटर के द्वारा दूरी का मापन किया जाता है। ऑडोमीटर एक उपकरण है जिसका प्रयोग वाहन द्वारा चली गई दूरी को मापने के लिए होता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक या दोनों ही सम्मिलित प्रणाली हो सकती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक ध्वनि की इकाई है? तो ध्वनि की इकाई दोस्तों डेसिबल होती है। डेसिबल ध्वनि की इकाई है। ध्वनि एक प्रकार का कंपन या विक्षोभ है जो किसी ठोस, द्रव या गैस से होकर संचरित होता है, किंतु मुख्य रूप से उन कंपनों को ही ध्वनि कहते हैं जो मानव को कान से सुनाई पड़ती है। अगला प्रश्न है, किन दो भौतिक राशियों के मात्रक समान हैं? तो इसमें से वेग और चाल दोनों के मात्रक समान है, जो कि होता है मीटर प्रति सेकंड। वेग और चाल यानी वेलोसिटी और स्पीड का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। वेग एक सदिश राशि है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है। कुल विस्थापन और कुल लगे समय के अनुपात को ही औसत वेग कहते हैं, जबकि चाल एक अदिश राशि है। इसमें केवल परिमाण होता है, कुल तय की गई दूरी और इसके दौरान व्यतीत समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है? तो इसमें से जो ओम है ये मूल मात्रक नहीं है। उपरोक्त विकल्पों में ओम मूल मात्रक नहीं है, जबकि मीटर, एम्पियर और सेकंड ये मूल मात्रक है। एसआई पद्धति में मीटर लंबाई का मात्रक होता है, किलोग्राम द्रव्यमान का, सेकंड समय का, केल्विन ताप का और एम्पियर विद्युत धारा का, कैंडेला ज्योति तीव्रता का और मोल होता है पदार्थ का परिमाण का मूल मात्रक। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान में रखेंगे आप। अगला प्रश्न है दोस्तों, एसआई मात्रक में वोल्ट्समान नियतांक का मान क्या होता है? तो ये होता है दोस्तों 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केजी। तो वोल्ट्समान नियतांक का मान आप ध्यान में रखेंगे। एसआई मात्रक में वोल्ट्समान नियतांक का मान 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल प्रति केजी है। वोल्ट्समान नियतांक जो है यह एक भौतिक नियतांक है जिसका नामकरण
लुडविग बोल्ट्जमान के नाम पर किया गया था। इसका मान गैस नियतांक R तथा अवोगाद्रो संख्या Na के अनुपात के बराबर होता है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, भार का एसआई मात्रक क्या है? तो भार का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। कुछ लोग कंफ्यूज होकर किलोग्राम लगा देते हैं, इसमें आपको सावधानी बरतनी है। भार का एसआई मात्रक न्यूटन है, जबकि किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक होता है। सीजीएस पद्धति में डाइन जो है ये बल का मात्रक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, बल का विमीय समीकरण कौन सा है? तो ये होता है mL_t-2। हम जानते हैं कि बल का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुना त्वरण, और द्रव्यमान के लिए m आता है और त्वरण के लिए L_t-2 आता है। त्वरण होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो मीटर के लिए आ गया L और समय के लिए T2 आ गया, ऊपर जाएगा तो ये -2 हो जाएगा, mL_t-2 हो जाएगा। अतः बल की विमा जो है mL_t-2 होगी। अगला प्रश्न है, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो ये इकाई होती है विद्युत ऊर्जा की। विद्युत ऊर्जा एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर इलेक्ट्रॉनों की गति से उत्पन्न ऊर्जा का रूप है। इसकी इकाई किलोवाट घंटा होती है। विद्युत वोल्टता की इकाई वोल्ट तथा विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होती है। ये आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? तो विद्युत शक्ति का मात्रक होता है वाट। किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। एसआई पद्धति में इसका मात्रक वाट होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र का जो एसआई मात्रक होता है टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है, जिसे टेस्ला भी कहते हैं। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक होता है। वेबर चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है तथा मैक्सवेल चुंबकीय फ्लक्स का सीजीएस मात्रक है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है दोस्तों जूल। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, जबकि इसका सीजीएस मात्रक अर्ग होता है। 1 जूल बराबर 10 पर पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। ये भी याद रखिएगा कि ऊर्जा जो है ऊष्मा एवं कार्य तीनों का मात्रक जूल होता है। ऊर्जा, ऊष्मा और कार्य तीनों का मात्रक होता है जूल। अगला प्रश्न है दोस्तों, एंट्रोपी किसकी इकाई है? तो ये जो है जूल प्रति केल्विन प्रति मोल के बराबर होता है एंट्रोपी की इकाई। एंट्रोपी एक भौतिक राशि है जो किसी ऊष्मागतिक निकाय के डिसऑर्डर यानी अव्यवस्था को मापती है। इसका मात्रक होता है जूल प्रति केल्विन प्रति मोल होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2 वेक्टर जिनका मान अलग अलग है, तो ये है उनका परिणामी जो है शून्य नहीं हो सकता है। 2 वेक्टर जिनका मान अलग अलग होता है उनका परिणामी जो है शून्य नहीं हो सकता है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, किलोवाट आवर जो है किसकी इकाई है? तो ये इकाई होती है शक्ति की। किलोवाट घंटा जो है ऊर्जा की इकाई या मात्रक है। त्वरण जो है यह मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के बराबर त्वरण का मात्रक होता है दोस्तों मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड और ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। अगला प्रश्न है, ताप के मापने की इकाई क्या है? तो ताप के मापने की इकाई होती है सेल्सियस। ताप को मापने की इकाई डिग्री सेल्सियस है। इसका आविष्कार जो है एंडर्स सेल्सियस ने किया था। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, भूकंप की प्रबलता मापी जाती है। तो ये मापी जाती है रिक्टर मापनी के द्वारा। भूकंप की प्रबलता रिक्टर पैमाने द्वारा मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है। इस यंत्र के जरिए धरती में होने वाली हलचल का ग्राफ बनाया जाता है, जिसे सिस्मोग्राफ कहते हैं। इसके आधार पर गणितीय पैमाना यानी रिक्टर पैमाना के जरिए भूकंप की तरंगों की तीव्रता, भूकंप का केंद्र और इससे निकलने वाली ऊर्जा का पता लगाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी राशि जो है अदिश राशि है, यानी स्केलर क्वांटिटी का बताना है। तो ये कार्य जो है ये स्केलर क्वांटिटी है यानी अदिश राशि है। वैसी राशियां जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, उसे अदिश राशि कहते हैं।
उदाहरण के लिए समय, कार्य, ऊर्जा, द्रव्यमान, चाल, आयतन, ये सभी जो है अदिश राशियां हैं। अगला प्रश्न है बार जो है किसका मात्रक होता है? तो बार है दोस्तों वायुमंडलीय दाब का मात्रक। वायुमंडलीय दाब का मात्रक बार होता है। वायुमंडलीय दबाव पृथ्वी के वायुमंडल में किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर उससे ऊपर हवा के वजन द्वारा लगाया गया बल है। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर द्वारा मापा जाता है और बैरोमीटर का आविष्कार जो है आविष्कारक टॉरिसेली है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो ये समय होता है 8 मिनट 16.6 सेकंड। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है, जो कि पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना होता है। सूर्य हमारे पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है और पृथ्वी के सूर्यताप का 2 अरबवां भाग हमें मिलता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एम्पियर घंटा यानी एम्पियर आवर निम्नलिखित में से किसका मात्रक होता है? तो ये होता है आवेश की मात्रा का मात्रक। एम्पियर घंटा जो है आवेश की मात्रा का मात्रक होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। 1 एम्पियर विद्युत धारा की वह मात्रा है जिसके तहत चालक तार में प्रति सेकंड यानी 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन एक सिरे से प्रविष्ट होते हैं तथा इतने ही इलेक्ट्रॉन दूसरे सिरे से बाहर निकलते हैं। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, उपकरण जो वायु दाब मापने हेतु प्रयुक्त होता है वह कौन सा है? तो वह है बैरोमीटर। वायु दाब मापने वाला यंत्र बैरोमीटर है। थर्मामीटर से तापमान को मापा जाता है और हेक्टोमीटर से लंबाई को मापा जाता है, जबकि एनीमोमीटर से वायु का वेग मापा जाता है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1 पिकोग्राम बराबर कितना होता है? तो ये होता है 10⁻12 के बराबर। 1 पिकोग्राम 10⁻12 के ग्राम होता है, जबकि 1 माइक्रोन ये होता है 10⁻6 ग्राम के बराबर। अगला प्रश्न है दोस्तों, एम्पियर किसकी इकाई है? तो एम्पियर जो है विद्युत धारा की इकाई होती है। तो विद्युत धारा की इकाई दोस्तों एम्पियर होती है। चुंबकीय क्षेत्र का इकाई टेस्ला होता है। विद्युतीय चार्ज जो है ये कूलम होता है इसका मात्रक, और प्रतिरोध का मात्रक होता है दोस्तों ओम। इसको आप एकदम ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सदिश मात्रा है? तो ये जो प्रतिबल है ये सदिश मात्रा है। प्रतिबल एक सदिश इकाई है। साम्यावस्था में किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले आंतरिक प्रत्यानयन बल को प्रतिबल कहते हैं। प्रतिबल का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। वह भौतिक राशि जिसे व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है सदिश राशियां कहलाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वोल्ट मापी यंत्र का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है विभवांतर को मापने के लिए। वोल्ट मापी यंत्र का उपयोग विभवांतर को मापने में किया जाता है। वोल्ट मापी के द्वारा विद्युत विभवांतर वोल्ट में मापा जाता है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, कार्य की इकाई क्या है? तो कार्य की इकाई होती है जूल। बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया ही कार्य कहलाती है। कार्य जो होता है बल गुना बल की दिशा में विस्थापन के बराबर होता है। ये इसको W से सूचित करते हैं। W = फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। यह एक अदिश राशि है। इसका मात्रक न्यूटन मीटर या जूल होता है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं। तो विद्युत धारा का मापन जो है अमीटर यंत्र से होता है। अमीटर यंत्र का उपयोग विद्युत धारा के मापने में किया जाता है। यह विद्युत धारा को एम्पियर में मापने हेतु प्रयुक्त यंत्र है। वोल्ट मीटर जो होता है दोस्तों किसी परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने वाला यंत्र होता है। और एनीमोमीटर जो है यह वायु की शक्ति और गति मापने का यंत्र है। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। आते हैं दोस्तों हम लोग दूसरे टॉपिक पे, जो कि है यांत्रिकी, कार्य, शक्ति, ऊर्जा, गति के नियम, बल, संवेग, आवेग, गति और घर्षण, इनसे संबंधित प्रश्नों को हल करते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बने रहिए आप।
अगला प्रश्न है दोस्तों, जड़त्व के नियम को यह भी कहा जाता है। तो जड़त्व के नियम को गति का पहला नियम कहा जाता है। आइए इसको समझते हैं अच्छे से। जड़त्व के नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी, यदि गतिमान अवस्था में है तो वह गतिमान ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न आरोपित किया जाए। इसे गति का प्रथम नियम भी कहा जाता है। इस नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न जो है हमारा दोस्तों, ये है रैखिक संवेग के बदलने की दर को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं बल। ठीक है दोस्तों, रैखिक संवेग के बदलने की दर को बल कहते हैं। बल की इकाई न्यूटन होती है, जबकि बल आघूर्ण उस बल की माप है जो किसी वस्तु को एक अक्ष के चारों ओर घुमाने का कारण बनती है। तो बल आघूर्ण या तो स्थिर या गतिशील हो सकता है। इसकी इकाई न्यूटन मीटर होती है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा लगते हैं। तो ये लगते हैं अलग अलग वस्तुओं पर और विपरीत दिशाओं में। क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा अलग अलग वस्तुओं पर विपरीत दिशाओं में लगते हैं। न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। उदाहरण ले लें तो बंदूक की गोली से निकलते समय पीछे की ओर झटका लगना, ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना और रॉकेट का आगे बढ़ना, ये सभी इसके उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, भी वेग से गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा k है। यदि वेग को प्रारंभिक वेग के 1/3 गुना घटा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? तो ये हो जाती है दोस्तों k/9। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब किसी स्प्रिंग को 2 सेंटीमीटर से विस्तारित किया जाता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा का मान u है। यदि उसे 10 सेंटीमीटर से विस्तारित किया जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा? तो ये हो जाएगा 25u के बराबर 25u। अगला प्रश्न है दोस्तों, सही कथन का चयन करना है। इसमें जो सही कथन है हमारा ये ऑप्शन सी वाला है। प्रत्यास्थ टक्कर में निकाय का कुल संवेग संरक्षित रहता है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। प्रत्यास्थ टक्कर में निकाय का कुल संवेग संरक्षित रहता है। संघट्ट के नियम के अनुसार प्रत्यास्थ टक्करों में संवेग संरक्षित रहता है। अप्रत्यास्थ टक्कर में गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख धनात्मक दिशा में समरूप त्वरण को प्रदर्शित करता है? संकेतों के सामान्य अर्थ हैं। तो ये जो है ऑप्शन ए हमारा, इसमें समय के साथ जो है भी यानी वेलोसिटी भी बढ़ रहा है, तो ये दिखा रहा है दोस्तों हमारा धनात्मक दिशा में समरूप त्वरण को। तो हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रॉकेट की कार्यप्रणाली का सिद्धांत आधारित है। तो ये आधारित होता है दोस्तों रेखीय संवेग के संरक्षण के आधार पर। देखिए ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है। तो ये जो है रॉकेट का कार्यप्रणाली रेखीय संवेग संरक्षण पर निर्भर करता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, चलती कार में अचानक ब्रेक लगने पर यात्री आगे की ओर झुकना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ये है दोस्तों गति के जड़त्व का उदाहरण। चलती कार में अचानक ब्रेक लगने पर यात्री का आगे की ओर झुकना गति के जड़त्व के नियम का उदाहरण है। भौतिक शास्त्र में जड़त्व जो है मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, गति का जड़त्व और विराम का जड़त्व। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक सामान्य गति दर्शाने वाले वेग समय आलेख का ढाल कैसा होता है? तो ये ढाल जो होता है शून्य होता है। एक समान गति दर्शाने वाले वेग समय आलेख का जो ढाल होगा वह शून्य होगा। वेग समय ग्राफ का ढाल त्वरण को दर्शाता है, अतः एक समान गति में ए त्वरण होता है, त्वरण बराबर 0 होगा क्योंकि यहाँ ए जो है त्वरण है। अगला प्रश्न है, चलती गाड़ी के डिब्बों में हवा प्रवेश करती है, इसकी व्याख्या आधारित है। तो ये बर्नौली के प्रमेय पर आधारित है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। चलती गाड़ी के डिब्बों में हवा प्रवेश करती है, इसकी व्याख्या बर्नौली के प्रमेय पर आधारित है। इसके अंतर्गत जब कोई गाड़ी प्लेटफॉर्म पर तेजी से आती है तो वहां पर वायु का दाब कम हो जाता है, अतः प्रत्येक वस्तु पर दाबांतर के कारण गाड़ी की ओर एक धक्का लगता है, जिससे वस्तु आदि गाड़ी की ओर तेजी से भागने लगते हैं।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बल पृथ्वी पर मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड पर कार्य नहीं करता है? तो ये है दोस्तों अभिकेंद्र। तो पृथ्वी पर मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड पर अभिकेंद्र बल कार्य नहीं करता है, क्योंकि अभिकेंद्र बल जो है वृत्ताकार गति में केंद्र की ओर लगता है। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर एक बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है। इसी बल को अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, त्वरित गति के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो ये कथन सत्य है, पिंड की चाल सतत बदलती रहती है। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। यदि समय के साथ साथ वस्तु का वेग घटता है तो त्वरण ऋणात्मक होता है, जिसे मंदन कहते हैं, और जब समय के साथ साथ वस्तु का वेग बढ़ता है तो त्वरण धनात्मक होता है। इस प्रकार त्वरित गति में वस्तु की चाल सतत बदलती रहती है। अतः वस्तु की चाल सतत बदलती रहती है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, पिंड का प्रारंभिक वेग 2 मीटर प्रति सेकंड है और त्वरण 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। 10 सेकंड के बाद पिंड का वेग क्या होगा? तो ये एक न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका जो आंसर होगा 7 मीटर प्रति सेकंड होगा। तो इसका फॉर्मूला जो होता है, इसका होता है v = u + at। तो इसमें जब हम इसको रखेंगे तो v का मतलब होता है वेग और u जो होता है प्रारंभिक वेग होता है। तो ये प्रारंभिक वेग और a जो है त्वरण को डिनोट करता है। और इसमें जब t से मल्टीप्लाई करेंगे, t का मान समय 10 सेकंड दिया हुआ है क्वेश्चन में, तब जो है हमारा 7 मीटर सेकंड निकल कर आएगा। अगला प्रश्न है, स्थिर स्थिति से गति करने पर वस्तु का 4 सेकंड में वेग 2 मीटर प्रति सेकंड होता है। वस्तु 4 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? तो ये करेगी दोस्तों 4 मीटर करेगी। ये भी न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पर सॉल्यूशन देख सकते हैं इसका। अगला प्रश्न है, त्वरण ज्ञात करने का सही समीकरण क्या है? तो त्वरण ज्ञात करने के लिए होता है a = v - u/t। अगला प्रश्न है, चाल जो है 108 किलोमीटर प्रति घंटा का तात्पर्य क्या है? तो इसका अर्थ होगा दोस्तों क्या? तो जब चाल 108 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको 5/18 से जब आप गुना करेंगे तो ये मीटर में बदल जाएगा। 18 और 6 × 5 जो है 30 हो जाएगा। तो 30 मीटर प्रति सेकंड जो है इसका तात्पर्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सी भौतिक राशि वस्तु के संवेग और वेग के अनुपात को दर्शाई जाती है? तो ये दर्शाती है द्रव्यमान। तो संवेग जो होता है दोस्तों, संवेग होता है P = m × v, और जब इसका अनुपात निकालेंगे v वेग से तो v और v कैंसिल हो जाएगा और m बच जाएगा। तो यही जो है द्रव्यमान बचेगा। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, न्यूटन का कौन सा गति नियम बल को परिभाषित करता है? तो ये करता है पहला नियम। न्यूटन का पहला नियम जो है बल को परिभाषित करता है। इस नियम के अनुसार कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो वह विराम की अवस्था में ही रहेगी। गति की अवस्था में है तो वह गति की अवस्था में ही रहेगी। उसकी अवस्था में परिवर्तन तभी होता है जब उस पर कोई बाह्य बल का लगाया जाता है। वस्तुओं की यह प्रवृत्ति उसके जड़त्व के कारण होती है, इसलिए इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इसको आप ध्यान में रखेंगे। 2 न्यूटन का बल 2 किलोग्राम पदार्थ पर लगाने से जो त्वरण मिलता है वो उस त्वरण का कितना गुना होगा यदि यही 2 न्यूटन का बल 4 किलोग्राम पदार्थ पर लगाया जाता है? तो ये होता है दोस्तों 2 गुना। अगला प्रश्न है, न्यूटन के गति के कितने नियम हैं? तो न्यूटन के गति के टोटल 3 नियम हैं। भौतिकी के पिता न्यूटन ने सबसे पहले गति के नियम को प्रतिपादित किया था। इन्होंने गति से संबंधित 3 नियम दिए, जिसे न्यूटन का प्रथम नियम, द्वितीय और तृतीय नियम के रूप में जाना जाता है। न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है और तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया नियम कहा जाता है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? तो एक अश्व शक्ति में जो है 746 वाट होते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं और शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है।
शक्ति का एक और मात्रक होता है अश्व शक्ति। एक अश्व शक्ति जो है 746 वाट के बराबर होता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, आकाश में उड़ते हुए पक्षी में होती है, तो इसमें जो है दोस्तों गति और स्थितिज ऊर्जा दोनों ही होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इस पॉइंट को आप ध्यान से समझेंगे दोस्तों। किसी पिंड में उसकी स्थिति या विशेष विन्यास के आधार पर जो ऊर्जा होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, जिसमें कि m जो है पिंड का द्रव्यमान होता है और g जो है गुरुत्वीय त्वरण होता है और h जो है पिंड की ऊंचाई होती है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। साथ ही साथ ये भी ध्यान में रखेंगे किसी पिंड में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं दोस्तों। काइनेटिक एनर्जी जो है हाफ mv² के बराबर होता है। इसमें m द्रव्यमान है और v जो है पिंड की गति है। अगला प्रश्न है, गति के सूत्र s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at² में s का मतलब क्या होता है? तो s का मतलब होता है दोस्तों t सेकंड में तय की गई दूरी। तो इसका जो है मूलतः तीन फॉर्मूला होता है। तो तीनों फॉर्मूला को आप ध्यान में रखेंगे। पहला फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू u प्लस at। दूसरा होता है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at² और v² बराबर u² प्लस 2as। इससे जो है न्यूमेरिकल बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित रहती है? तो इसमें दोस्तों केवल संवेग जो है यह सुरक्षित रहता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात रखता है, तो वो रखेगा 1 के बराबर या फिर उससे अधिक रखेगा। एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात 1 के बराबर या उससे अधिक रखता है। गियर अनुपात से तात्पर्य गियर आंतरिक गियर और कोणीय वेग, आंतरिक गियर का कोणीय वेग और बाह्य गियर के कोणीय वेग के अनुपात से है। इसको आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, एक कार और एक भरी हुई ट्रक रास्ते में एक समान गति से चलते हैं। ट्रक की तुलना की जाए तो कार धारण करेगी, ये कम गतिज ऊर्जा धारण करेगी। एक कार और एक भरी हुई ट्रक रास्ते में एक समान गति से चलते हैं। ट्रक की तुलना की जाए तो कार कम गतिज ऊर्जा धारण करेगी। किसी वस्तु या कण की गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसको k से प्रदर्शित किया जाता है और k जो है ये बराबर होता है हाफ mv² के। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, बांध के जल में कौन सी ऊर्जा संग्रहित रहती है? तो बांध के जल में जो है स्थितिज ऊर्जा संग्रहित रहती है। किसी वस्तु में उसकी स्थिति विशेष अवस्था के कारण कार्य करने की जो क्षमता संचित रहती है उसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे बांध के जल में और तनी हुई स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होती है। स्थितिज ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 72 किलोमीटर पर आवर वेग का अर्थ क्या होगा? तो मैंने पिछले प्रश्न में भी आपको बताया था कि जब भी आपको किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो आप सिंपली उसको जो है 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से। तो ये जो है आपका मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा। 5 चौके 20 होता है, तो ये 20 मीटर प्रति सेकंड के बराबर हो जाएगा। आपको जरूरी नहीं है 100/इतना से गुना करने का, आंसर आपका सेम ही आएगा। और जब भी आपको मीटर प्रति सेकंड में दिया हो और किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो वैसी स्थिति में आपको 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी भौतिक मात्रा जड़त्व का मापन है? तो ये है दोस्तों द्रव्यमान। प्रत्येक जड़त्व जो है प्रत्येक वस्तु का गुण या प्रवृत्ति है। जड़त्व को वस्तु के द्रव्यमान से मापा जाता है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है यानी कि केजी होता है। भारी वस्तु का जड़त्व किसी हल्की वस्तु से अधिक होता है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, गतिज ऊर्जा का समीकरण कौन सा है? तो ये है हाफ mv² के बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी।
इसमें के ई जो दिया हुआ है ई के, ये गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी है। एम से द्रव्यमान को सूचित करते हैं यानी मास, और भी से वेलोसिटी यानी वेग को सूचित किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? तो ऊर्जा संग्रहण के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है, ये संपीड़ित वायु, बैटरी, स्प्रिंग और संधारित्र सभी का किया जाता है। तो ऑप्शन डी जो है हमारा ABCD तीनों सही हो, चारों सही हो जाएगा। ऊर्जा संग्रहण का अर्थ है ऊर्जा को संरक्षित करना या फिर इकट्ठा करना। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा के माध्यम से ऊर्जा का संग्रहण किया जाता है। ऊर्जा संग्रहण करने के लिए संपीड़ित वायु, स्प्रिंग, संधारित्र और बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है। समय के साथ वेग में परिवर्तन को किससे परिभाषित किया जाता है? तो ये किया जाता है त्वरण के साथ। त्वरण से परिभाषित किया, समय के साथ वेग में जो परिवर्तन होता है उसको त्वरण कहा जाता है दोस्तों। और इसका SI मात्रक आप ध्यान में रखेंगे, त्वरण का SI मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यदि समय के साथ वस्तु का वेग घटता है तो उसको ऋणात्मक त्वरण कहते हैं, जिसको मंदन भी कहा जाता है। ये आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदन में शामिल होता है? तो रॉकेट प्रणोदन में न्यूटन के गति का तीसरा नियम शामिल होता है। अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु का संवेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसके गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो संवेग अगर 2 गुना कर देंगे तो गतिज ऊर्जा 300% बढ़ जाएगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको फॉर्मूला दिया हुआ है काइनेटिक एनर्जी का, P/2m दिया हुआ है। P जो है संवेग को सूचित करता है, और इसमें आप जब पुट करेंगे तो आपका जो है 300 आएगा आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब गर्म जल के सोते यानी हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है तो इस प्रकार की ऊर्जा उत्पादन क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है भूतापीय ऊर्जा। जब गर्म जल के सोते यानी हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने के लिए होता है तो ऐसी ऊर्जा को जो है भूतापीय ऊर्जा कहते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि वस्तु स्थिर है या निश्चित वेग से एक सीधी रेखा में गति कर रही है तो यदि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही बनी रहती है, यह कथन है। तो यह कथन है दोस्तों न्यूटन के प्रथम गति नियम का। न्यूटन गति का प्रथम नियम है यह। इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाले बल निम्नलिखित में से किसे परिभाषित करते हैं? तो ये करते हैं दाब को। किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले लंबवत बल को दाब कहते हैं। इसका मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। यह एक अदिश राशि है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुक्त पतन उदाहरण है। तो ये उदाहरण होता है एक समान त्वरण वाली गति का। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। जब कोई वस्तु किसी विशेष ऊंचाई से गुरुत्वीय आकर्षण बल के कारण पृथ्वी पर गिरती है तो उसे फ्री फॉल या फिर मुक्त पतन कहा जाता है। इसमें वस्तु का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण यानी 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। अर्थात मुक्त पतन एक समान त्वरण वाली गति का उदाहरण है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि किसी वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। फॉर्मूला होता है इसका हाफ mv²। ठीक है, और इसमें अगर वेग 2 गुना कर देंगे तो ये 4 गुना हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, यदि किसी गतिशील वस्तु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए, वह चाल 2 गुनी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? तो उसकी गतिज ऊर्जा भी 2 गुनी हो जाएगी, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो है आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सॉल्यूशन दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका जड़त्व अधिकतम होता है? तो जिसका द्रव्यमान सबसे ज्यादा रहेगा उसी का जड़त्व अधिक होगा। तो इसमें दोस्तों सबसे भारी भरकम रेलगाड़ी होती है, तो इसका जड़त्व सबसे अधिक होगा। अगला प्रश्न है, जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा का क्या होता है? तो वह जो है नियत रहती है कुल ऊर्जा।
तो ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा जो है स्थिर रहती है। अगला प्रश्न है, सरल आवर्त गति करते हुए किसी पिंड की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है जब विस्थापन होता है। जब विस्थापन a के बराबर होगा तब। जब किसी सरल आवर्त गति करते हुए पिंड का विस्थापन अधिकतम अर्थात आयाम के बराबर होता है, तो इस स्थिति में पिंड का स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल कौन सा है? तो ये होता है गुरुत्वीय बल। तो प्रकृति में कुल 4 मूल बल होते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल जो कि सबसे दुर्बल होता है, परंतु इसकी सीमा अनंत होती है। विद्युत चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल और नाभिकीय बल जो सबसे प्रबल होते हैं। नाभिकीय बल दोस्तों सबसे ज्यादा प्रबल होते हैं और गुरुत्वाकर्षण बल जो है सबसे क्षीण होता है, यानी कम होता है। अगला प्रश्न है, बांधों में संग्रहित जल युक्त है। तो ये युक्त है स्थितिज ऊर्जा से। अगला प्रश्न है, गति के तीसरे नियम के अनुसार बल एवं प्रतिबल। तो बल एवं प्रतिबल जो है दोस्तों, ये विपरीत दिशाओं में अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। ठीक है। न्यूटन के गति के नियम के तीसरे नियम के अनुसार बल एवं प्रतिबल जो है एक ही वस्तु पर विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं। इसे विपरीत क्रिया नियम भी कहते हैं। उदाहरण के लिए रॉकेट प्रक्षेपण आप देख सकते हैं। अगले प्रश्न में दोस्तों कुछ फिगर दी गई है। इसमें हमें बताना है कि एक समान त्वरण कौन सा दर्शाता है। तो आप फोटो देख लीजिए। ये चारों फोटो रहा। इसमें से जो है पहला वाला जो है ये एक समान त्वरण को दर्शा रहा है। ये नीचे समय है और ये वाला जो है गति है। तो समय के साथ जो है गति के सापेक्ष में ये बढ़ता जा रहा है, तो ये जो है एक समान त्वरण को दर्शा रहा है। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास। मिलते हैं अगले क्लास में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तो फिजिक्स का फिलहाल मेरे पास 100 क्वेश्चन है जो कि मैंने आपको करा दिया है। मिलते हैं और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ जो एग्जाम में पूछे हुए हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।